दोस्तों, हमारे आज की कहानी में दो लोग हैं, एक मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर बी शादी करना चाहते हैं और ए उस शादी को रोकना चाहते हैं, यानी वो बी के ऊपर एक पाबंदी लगाना चाहते हैं, रिस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि वो शादी ना करे। इसके लिए वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ए और बी आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट का मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बी शादी ना करे। आज के इस वीडियो में मैं इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी को, लीगैलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी डिटेल में, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें और भी तरह के रिस्ट्रेंट्स हैं, उनके ऊपर भी अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज थ्रू एन एग्रीमेंट। आइए, सबसे पहले रिलेवेंट सेक्शन में और रिलेवेंट लॉ आपके सामने रखना चाहता हूं कि लीगल जो व्यू पॉइंट है वो इस पर क्या कहता है, सेक्शन, कौन सा सेक्शन इस पर अप्लाई होगा और कौन सा कानून इस पर अप्लाई होगा। तो सेक्शन 26 यहाँ हम अप्लाई करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले लीगल कंसेप्ट सेक्शन 26 ने जो प्रोवाइड किया है, आओ उस पर एक नज़र मार लेते हैं। कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। अगर आप एग्रीमेंट करके किसी को शादी करने से रोक रहे हैं तो उसका, उस एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट वॉइड है। कानून की नज़रों में उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एक्शन के पीछे सीधा सा लॉजिक ये है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज एक्सेप्टेड बाय आवर सोशल नॉर्म्स एंड एज पर आवर लीगल नॉर्म्स। शादी करना किसी पर्सन का एक लीगल राइट है, और क्या एग्रीमेंट करके आप किसी पर्सन का लीगल राइट वापस ले सकते हैं, ये आज के टॉपिक का मेन मकसद है। ये हमारा एनालिसिस है, और इसमें हम कुछ केसेस का सहारा भी, मैं रिलेवेंट केसेस भी आपके सामने रखूंगा, और उन केसेस को भी आप फर्दर डिटेल में रिसर्च करके अपने इस कंसेप्ट को मजबूत और कर सकते हैं। लेकिन जहां तक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का सवाल है तो कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो से, तो वीडियो को टाइम टाइम पर पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो वापस सेक्शन 26 पर आ जाते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे और बाद में मैं केसेस को भी डिस्कस करूंगा। Every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void। तो ये सेक्शन की बॉडी है, एक लाइन का सेक्शन है। तो यहाँ आपने कहाँ कहाँ फोकस करना है, पहले हम एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे, वापस मैं सेक्शन की लैंग्वेज पे आऊँगा। तो सेक्शन जो 26 है ये एक पॉलिसी पे काम करता है। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी। थ्रू दिस पॉलिसी it discourage, section 26 discourage agreements which restrained freedom of marriage। यानी किसी पर्सन की आप फ्रीडम को छीन नहीं सकते एग्रीमेंट करके। आपको सेक्शन 26 इस काम के लिए डिस्करेज करता है। ठीक है, डिस्करेज किया जा रहा है। सेक्शन 26 की लैंग्वेज को आप पढ़ोगे कि एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स को डिस्करेज किया जा रहा है विच रिस्ट्रेंड फ्रीडम ऑफ मैरिज। अगर हम इस रिस्ट्रेंट की बात करें, अगर हम इस रिस्ट्रेंट वर्ड को फोकस करें, तो यहाँ पे अगर आप इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो रिस्ट्रेंट कुड बी जनरल, ठीक है, एंड इट कुड बी पार्शियल। ठीक है, तीन तरीके से आपको, तीन तरह से, तीन जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने सोचना है। एक जनरल रिस्ट्रेंट की हम बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे पार्शियल रिस्ट्रेंट की, और हम तीसरी बात जो करेंगे माइनर की शादी की रोक पर। तो जहां तक माइनर की शादी की रोक है वो वैलिड है। अगर आप एग्रीमेंट करके, आपने कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट का मकसद किसी माइनर की शादी को रोकना है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। उसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। माइनर कौन है? जिस बच्चे ने अभी एज ऑफ माइनॉरिटी, यानी वो बच्चा है, एज ऑफ माइनॉरिटी अटेन नहीं की है, माइनर है। यूजुअली 18 साल से कम जो उम्र का बच्चा होता है उसे माइनर कह देते हैं। तो माइनॉरिटी जो भी लॉ से वो संबंध रखता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग शादी करने की जो डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग वो माइनर है।
तो उसकी शादी पे रोक वैलिड मानी जाएगी। अब पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें अब डिस्कस करना है पर्टिकुलर पीरियड, यानी स्पेसिफाइड पीरियड आप कह सकते हैं, फिक्स पीरियड आप कह सकते हैं कि एक पीरियड तक शादी नहीं करनी, ऐसा एग्रीमेंट होता है। किसी स्पेसिफाइड पर्सन से शादी नहीं करनी, ये रिस्ट्रेंट हो सकती है। किसी क्लास ऑफ पर्सन्स, किसी जाति के आदमी से या किसी क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लासिफिकेशन किसी भी आधार पे हो सकता है, इकोनॉमिक आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, या और किसी आधार पे भी हो सकता है, रिलीजन के आधार भी हो सकता है। क्लास ऑफ पर्सन से पाबंदी है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी के ऊपर एग्रीमेंट करके एक पाबंदी लगाता है कि तेरे को इस क्लास ऑफ पर्सन से शादी नहीं कर सकता, या इस पर्टिकुलर पीरियड तक शादी नहीं कर सकता, या इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकता। अगर एग्रीमेंट में इस तरह की बातें हैं तो हमें इसे पार्शियल रिस्ट्रेंट कहेंगे। आंशिक तौर पे पाबंदी लगाई है। आंशिक तौर पे कैसे? शादी करने पे रोक नहीं लगा रहा भाई, तुझे 5 साल तक शादी नहीं करनी, ये रोक है। तुझे इस पर्सन से शादी करनी है, बाकी लोगों से शादी नहीं करनी, या इस पर्सन के साथ शादी नहीं करनी, शादी करने पे टोटल रोक नहीं है, टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि पार्शियल लेवल की रिस्ट्रेंट है। या किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के साथ शादी नहीं करनी, अगर इस तरह का मसौदा एग्रीमेंट का है तो हम कहेंगे कि एग्रीमेंट में पार्शियल रिस्ट्रेंट की बात की गई है, ठीक है। और जनरल रिस्ट्रेंट का मतलब टोटल रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप कह रहे हैं कि भाई तूने सारी उम्र किसी के साथ भी शादी नहीं करनी, तो इसे हम जनरल रिस्ट्रेंट कह रहे हैं, यानी पूरी तरीके से पाबंदी आप लगा रहे हैं। तो एग्रीमेंट में ये 3 तरह के रिस्ट्रेंट हैं। अब अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज को, सेक्शन 26 की लैंग्वेज को दोबारा से एक बारी नजर मारें तो आपने फोकस अब कहां करना है, मेरे साथ आप फोकस करिए। कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, हर वो एग्रीमेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड, ठीक है। एवरी एग्रीमेंट, एवरी एनी पर्सन, यानी आप किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट से कोई भी पाबंदी लगा रहे हैं तो उसका मतलब जनरल की भी बात कर ली और पार्शियल की भी बात कर ली, दोनों वॉइड हैं, दोनों का लीगल इफेक्ट नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, वापस आ जाइए, शाबाश, जहां से हमने बात की शुरुआत की थी कि ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में ए बी के ऊपर पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा रहा है या जनरल रिस्ट्रेंट लगा रहा है, टोटल रिस्ट्रेंट लगा रहा है कि बी शादी नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। वॉइड का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट के बावजूद बी शादी कर सकता है और ए बी को रोक नहीं सकता, ए बी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। भाई तूने तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था शादी ना करने का, उसके बावजूद तू शादी कर रहा है, क्या ए उस एग्रीमेंट के थ्रू बी की शादी रोक सकता है? मैं कह रहा हूं नहीं रोक सकता। मैं नहीं, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड है। अब दोस्तों कुछ केसेस का मैं सहारा लूंगा, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। अब जहां कुछ केसेस में हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे, शाबाश। अब ये केसेस इस टॉपिक के साथ मेंशन करना बहुत जरूरी है। राव रानी वर्सेस गुलाब रानी के केस में क्या हुआ था? अ पेनल्टी अपॉन रीमैरिज मे नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी अगर रीमैरिज के करने, यानी एक बार शादी हो चुकी है, रीमैरिज करने पर अगर कोई रिस्ट्रेंट है, ठीक है, अ पेनल्टी अपॉन रीमैरिज, यानी रीमैरिज करोगे तो एक पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्या उसे रिस्ट्रिक्शन माना जाए? कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, आइए सुनते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू को विडो, 2 को विडोज थी, एंड दैट इफ एनी वन ऑफ देम रीमैरिड, यानी एक ही पर्सन से एक पर्सन की 2 बीवियां थी, उसकी डेथ हो गई, तो जो 2 उसकी पत्नियां थी उनको को विडो बोल रहे हैं। शी शुड फॉरफिट हर राइट टू हर शेयर इन द डिजीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी हैज बीन अपहेल्ड, दैट कोर्ट पॉइंटिंग आउट दैट नो रिस्ट्रेंट वाज इम्पोज्ड अपॉन आइदर ऑफ द 2 विडोज फॉर रीमैरिज। उसमें कह रहा है कि भाई 2 को विडोज हैं कि अगर भाई कोई एक अगर शादी करेगी तो जो
पति है उसकी प्रॉपर्टी पे उसका हक चला जाएगा। तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया, कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया कि ये रिस्ट्रेंट नहीं है। ऑल दैट वाज प्रोवाइडेड वाज दैट इफ अ विडो इलेक्टेड टू रीमैरी शी वुड बी डिप्राइव ऑफ हर राइट्स ओवर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। बस इसमें इतना बात किया कि शादी करने पे रोक नहीं है, अगर कोई लेडी उसमें से शादी करती है तो जो मृतक पति है उसकी प्रॉपर्टी पे राइट चला जाएगा। तो कोर्ट ने माना कि ये रिस्ट्रेंट नहीं है। सहर बानू बेगम का केस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट्स दैट अपॉन रीमैरिज द विडो वुड लॉस द राइट टू मेंटेनेंस, यानी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से विडो को मेंटेनेंस मिलती है, खर्चा पानी मिलता है। अगर वो रीमैरिज करेगी तो उसका ये राइट खत्म हो जाएगा। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट था, तो उस एग्रीमेंट को कोर्ट ने रिस्ट्रेंट नहीं माना। इस सीरीज में एक और केस मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ, बद्दू वर्सेस बदर निसा। Upon the husband marrying a second wife, the first would get the right to divorce him have been upheld। यानी कुछ ऐसा एग्रीमेंट था कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी करेगी तो पहली पत्नी को उसे तलाक देने का हक मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड है। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने आपके साथ बेसिकली सेक्शन 26 डिस्कस किया है। सेक्शन 26 ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है जिसके थ्रू एक पर्सन को शादी करने से रोका गया है। उस एग्रीमेंट को सेक्शन 26 ने वॉइड माना। अब एवरी एग्रीमेंट को आपने यहाँ फोकस करना है। एवरी एग्रीमेंट चाहे उसमें पार्शियल रिस्ट्रेंट है चाहे उसमें जनरल रिस्ट्रेंट है, दोनों ही एग्रीमेंट वॉइड हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि अगर माइनर को एग्रीमेंट करके माइनर की शादी पे रोक लगाते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। वैसे भी माइनर की शादी करना इलीगल है। अगर आप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट भी वैलिड माना जाएगा। शादी करना दोस्तों एक लीगल राइट है। क्या आप एग्रीमेंट से किसी पर्सन का लीगल राइट छीन सकते हैं? कानून आदमी को शादी करने का हक देता है, एग्रीमेंट करके आप वो हक नहीं छीन सकते। ऐसा एग्रीमेंट कानून की नज़रों में शून्य है, ज़ीरो है, वॉइड है, नलिटी है, उसकी कोई औकात नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। दोस्तों मेरा टेलीफोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिस्टमेटिक क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डेली अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।